हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल लीगल विद्यार्थी। और ये हमारा जनरल इंग्लिश राइटिंग एंड स्पीकिंग का पार्ट 3 है। इस पार्ट 3 के पहले हमने आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा था। तो आर्टिकल्स में एक चीज़ जो मैं उस वक्त आपको बताना भूल गया था वो मैं आपको भी बता देता हूँ। एक बहुत छोटी सी बात है कि अगर द का यूज़ किसी भी वॉवेल के पहले होता है, वॉवेल साउंड के पहले अगर द का यूज़ होता है तो द का प्रोनाउंसिएशन वहाँ पर द की जगह दी हो जाता है। जैसे दी एंट, यहाँ पर एंट में अ साउंड आ रहा है जो कि एक वॉवेल का साउंड है। तो यहाँ इसके पहले अगर हम द का यूज़ करेंगे तो वो साउंड हो जाएगा दी एंट। ओके गाइज, एक छोटी सी बात थी जो मैं आपको बताना चाहता था। चलिए आइए शुरू करते हैं हम अपनी पार्ट 3। इस पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे सेंटेंसेस के बारे में। सेंटेंसेस क्या होते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। सेंटेंस, अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। दो या दो से अधिक शब्दों को क्रम में लिखने पर बनने वाले सार्थक समूह को वाक्य या सेंटेंस कहते हैं। मतलब शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक पर्टिकुलर मीनिंग होगा उसे ही हम सेंटेंस कहेंगे। अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन उसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। आइए सेंटेंस से ही समझते हैं। सुधा इज़ माई यंगर सिस्टर। अब यहाँ पर सुधा इज़ माई यंगर सिस्टर, ये जो वर्ड्स हैं इन्हें एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन में लिखा गया है जिसका एक मीनिंग निकल रहा है कि सुधा मेरी छोटी बहन, यंगर सिस्टर मतलब छोटी बहन है। तो ऐसे मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि मैंने सुधा और इज़ माई यंगर सिस्टर इनको दो अलग अलग पार्ट में लिखा है। तो ये ऐसा क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि किसी भी सेंटेंस में बेसिकली एकदम पहले स्टेज पे अगर हम बात करें तो उसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा सब्जेक्ट और दूसरा होता है हमारा प्रेडिकेट। अब ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं? सब्जेक्ट जो कार्य करता है, सेंटेंस में जो क्रिया हो रही होती है उस क्रिया को जो भी करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं और हिंदी में इसे कर्ता कहा जाता है। और प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य प्रेडिकेट कहलाता है। देखिए एक चीज़ और समझनी पड़ेगी हमें यहाँ पर कि सब्जेक्ट सिर्फ कोई कार्य ही नहीं करता है, उसके बारे में कोई बात भी बताई जा सकती है। जैसे ऊपर सुधा इज़ माई यंगर सिस्टर, इसमें सुधा के बारे में एक बात बताई जा रही है कि वो मेरी छोटी बहन है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के विषय में यदि कोई बात बताई जा रही है तो वो भी प्रेडिकेट कहलाएगा, और जिसके विषय में कोई बात या कोई सूचना दी जा रही है उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे। एक और सेंटेंस से समझते हैं। रोहन इज़ गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पर देखिए सुधा के बारे में एक इन्फॉर्मेशन थी, एक बात बताई जा रही थी कि वो मेरी छोटी बहन है। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्रिया दी गई है गोइंग। गो मतलब जाना, जो कि हमारी एक क्रिया है। रोहन इज़ गोइंग टू स्कूल। एक छोटी सी चीज़ जो हमें समझनी है कि कैसे पता करेंगे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। यदि हम क्रिया से पूछें कौन, मतलब जैसे यहाँ पर जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो हम पूछें कि कौन स्कूल जा रहा है तो हमें जवाब मिलेगा रोहन स्कूल जा रहा है। तो मतलब रोहन हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसी तरह इसमें हम पूछें कौन मेरी छोटी बहन है, हु इज़ माई यंगर सिस्टर, तो हमें जवाब मिलेगा सुधा इज़ माई यंगर सिस्टर। तो सुधा हमारा सब्जेक्ट हो गया। मतलब हम यदि बताई गई बात या की जाने वाली क्रिया से पूछें कि ऐसा कौन कर रहा है तो हमें जो आंसर मिलेगा वो हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। सो आई होप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक और सेंटेंस देखते हैं। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। बच्चे खेल रहे हैं। अगर हम पूछें कौन खेल रहे हैं तो आंसर आएगा द चिल्ड्रेन। तो मतलब द चिल्ड्रेन हमारा सब्जेक्ट हो गया और जो कुछ भी बच गया
वो कहलाएगा हमारा प्रेडिकेट। मतलब सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस में जो कुछ भी होता है उसे हम प्रेडिकेट बोलते हैं। एक और सेंटेंस देखते हैं, दे आर वर्किंग हार्ड, वे सब कठिन परिश्रम कर रहे हैं। तो अब अगर पूछा जाए कि कौन कठिन परिश्रम कर रहा है, हु आर वर्किंग हार्ड, तो पता लगा कि दे आर वर्किंग हार्ड, तो दे हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और जो कुछ भी बच गया वो हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। सो आई होप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का ये डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, मुख्यतः जो मेरी रिसर्च, मेरी जो समझ है उसके हिसाब से सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं और इन्हीं को फर्दर हम और कई पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिससे हमारे पास कई टाइप्स के सेंटेंस हो जाते हैं। तो हम बेसिकली यहाँ पर 4 टाइप के जो हमारे मेन सेंटेंसेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला जो हमारे पास टाइप है वो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या करता है, इट मेक्स अ स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट यानी सूचना देता है। ऐसे जो भी सेंटेंस हैं जो सूचना देते हैं वो हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ये पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों प्रकार के हो सकते हैं। आइए सेंटेंसेस से समझते हैं। इट इज़ रेनिंग, वर्षा हो रही है, तो ये एक स्टेटमेंट है या एक सूचना है। इट इज़ रेनिंग, वर्षा हो रही है, और ये कैसा है, पॉजिटिव सेंटेंस है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में हम नॉट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है टॉम लाइक्स फुटबॉल, टॉम को फुटबॉल पसंद है। ये भी एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है, किसी सूचना को बताया गया है कि टॉम को फुटबॉल पसंद है। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है ही इज़ नॉट वेल, उसकी तबीयत ठीक नहीं है या वह बीमार है। तो ये एक हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन है ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्यों? क्योंकि इसमें सूचना दी गई है। इसी प्रकार से लखनऊ इज़ कैपिटल ऑफ यूपी, इसमें भी एक सूचना दी गई है। आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं है, इसमें भी एक सूचना दी गई है। और आई नेवर टेल अ लाई, इसमें भी एक सूचना दी गई है। तो ये जो सेंटेंसेस आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस हैं। तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा। जिस किसी भी सेंटेंस में कोई बात बताई गई हो, कोई सूचना दी गई हो, कोई वक्तव्य दिया गया हो, मतलब कोई स्टेटमेंट दिया गया हो, वो सारे के सारे, वो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो क्या होंगे, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होंगे। दूसरा हमारे पास जो है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब जैसा कि हम सभी को पता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम सवाल पूछते हैं, मतलब एक ऐसा वाक्य जिससे आप कोई सवाल पूछते हैं, वो क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। आइए देखते हैं व्हाट इज़ योर नेम। अब देखिए, ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करके बनते हैं, और दूसरे होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करके बनते हैं। ये क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना और हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना, ये हम तब समझेंगे जब हम टेंस पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपके समझने के लिए यहाँ पर मैं कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूँ और आपको इन्हें समझने में प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि ये सेंटेंसेस आपने कहीं ना कहीं पहले से पढ़ रखे होंगे। तो आइए देखते हैं। हु इज़ टॉकिंग, कौन बात कर रहा है। अब यहाँ पर एक सवाल पूछा जा रहा है कि कौन बात कर रहा है, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किसने, क्या। अगर ये सारे वर्ड या ये भाव किसी सेंटेंस में आएगा तो हमें समझ जाना है कि वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, जो कि आप लोग बहुत अच्छे से समझते होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास वेयर आर माई कीज़, मेरी चाबियाँ कहाँ हैं। ये भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। डू यू ईट मैंगो। देखिए, अब जो ये हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले क्वेश्चंस होते हैं या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इनका आंसर जनरली येस या नो में दिया जा सकता है। जैसे यही आपके पास सेंटेंस है, डू यू ईट मैंगो। अगर आप खाते हैं तो आप बोलेंगे येस, अगर आप नहीं खाते हैं तो आप बोलेंगे नो। नेक्स्ट है हैव यू डन दिस, क्या तुमने ऐसा किया है। हैव यू डन दिस, क्या तुमने ऐसा किया है। डिडंट ही गो, क्या वह नहीं गया। तो ये जो सेंटेंसेस आपके सामने हैं ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस मतलब ऐसे सेंटेंसेस जो कोई स्टेटमेंट दें, कोई सूचना दें, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ऐसे सेंटेंसेस को डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिस किसी भी सेंटेंस से सवाल पूछा जाए वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं।
नेक्स्ट जो थर्ड टाइप हमारे पास है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, मतलब विस्मयादिबोधक वाक्य। अब विस्मयादिबोधक वाक्य कैसे होते हैं? ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स देते हैं और ये आपका एक्साइटमेंट, एंगर, सॉरो मतलब उत्साह, गुस्सा, दुख, अम्यूजमेंट, अचानक उठने वाले हृदय की गंभीर भावनाओं को प्रकट करते हैं। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं वो हृदय की गंभीर भावनाएं जो अचानक उत्पन्न होती हैं उन्हें प्रकट करते हैं। आइए सेंटेंसेस से समझते हैं। आह वी लॉस्ट, यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस है आह वी लॉस्ट। ये क्या है? ये एक दुख प्रकट करने वाला सेंटेंस है। इंडिया जब मैच हार जाती है तो हम लोग बोलते हैं ना, अरे हार गए। सेम चीज़, आह वी लॉस्ट, तो ये हमारी दुख की गंभीर भावना को प्रकट कर रहा है। इसी तरीके व्हाट आर यू सेइंग, तुम क्या कह रहे हो। यहाँ पर एक्साइटमेंट और एंगर दोनों शो हो सकता है इस सेंटेंस से, लेकिन डिपेंड करता है कहने वाले के ऊपर और उस समय के ऊपर या उस भाव के ऊपर जिस पर यह सेंटेंस कहा जा रहा है। अगर क्रोधित होकर बोलेगा कोई व्हाट आर यू सेइंग, क्या कह रहे हो तुम, तो यहाँ पर एंगर आएगा। और अगर कोई अम्यूजमेंट में बोलेगा, एक्साइटमेंट में बोलेगा व्हाट आर यू सेइंग, क्या कह रहे हो, तो यहाँ पर एक्साइटमेंट का भाव प्रकट होगा। खैर, हमें समझना ये है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस किन्हें कहते हैं। हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर या कितना खूबसूरत, तो ये भी हृदय में उठने वाली एक भावना है। तो बेसिकली जो भी सेंटेंसेस हमारे हृदय में उठने वाली गंभीर भावनाओं को प्रकट करते हैं उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। चौथा हमारे पास है इम्परेटिव सेंटेंस। अब इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जिससे किसी आज्ञा, विनय, निवेदन, कोई सजेशन या किसी सलाह का बोध होता है, उन्हें हम इम्परेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इन्हें जनरली आज्ञा सूचक वाक्य कहा जाता है, लेकिन ये सिर्फ आज्ञा नहीं, ये ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस ये भी प्रकट करते हैं। तो आइए सेंटेंसेस से समझते हैं। शट अप, चुप रहो या चुप हो जाओ, ये क्या है? ये एक ऑर्डर है। शट अप मतलब एक ऑर्डर है। प्लीज लीव, चले जाओ, ये एक रिक्वेस्ट है, प्लीज लीव। डोंट टेल मी अ लाई, ये क्या है? ये एक सजेशन हो सकता है या एक एडवाइस हो सकती है कि डोंट टेल मी अ लाई। लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दीजिए, ये क्या है? ये एक रिक्वेस्ट है। थैंक यू, थैंक यू भी हमारा इम्परेटिव सेंटेंस कहलाएगा। काइंडली गिव मी अ पेन, कृपया मुझे एक कलम दीजिए, ये भी एक रिक्वेस्ट है या निवेदन है। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं इन्हें हम इम्परेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। सो आई होप जो 4 टाइप के हमारे सेंटेंसेस हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंस जो हृदय की गंभीर भावनाओं को प्रकट करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सेंटेंसेस के अंत में या किसी शब्द के बाद आपको एक्सक्लेमेशन मार्क, मतलब ये जो मार्क है उल्टा आई जैसा दिख रहा है, ये आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। और इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? ये ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस अर्थात आज्ञा, विनय, निवेदन, सजेशन या किसी सलाह को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे सेंटेंस क्या कहलाते हैं? इम्परेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे सेंटेंस में हमने देखा कि सेंटेंस को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। लेकिन अब हम देखेंगे कि हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिवाइड करने के साथ साथ प्रेडिकेट को भी और पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पर हम बात करेंगे प्रेडिकेट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होगा वर्ब और दूसरा होगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म। अब ये ऑब्जेक्ट होता क्या है पहले तो ये समझना है। द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस डज समथिंग टू अनदर पर्सन, प्लेस और थिंग। देखिए, जो सब्जेक्ट होता है वो कोई क्रिया करता है और जो क्रिया होती है उसका प्रभाव किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान पर पड़ता है, या किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के रिस्पेक्ट में कोई क्रिया की होती है।
तो वो जो व्यक्ति, वस्तु या स्थान होता है जिसके रिस्पेक्ट में क्रिया हो रही है या उस क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ रहा है, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। आइए सेंटेंस से समझते हैं। रोहन इज गोइंग टू स्कूल। रोहन इज गोइंग टू स्कूल, रोहन स्कूल जा रहा है। लेकिन अगर हम कहें कि इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है, तो पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते थे, जल्दी बताइए। हम अपनी क्रिया से पूछते थे कि कौन स्कूल जा रहा है, तो पता लगता था कि रोहन स्कूल जा रहा है, इसलिए रोहन क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। और जा रहा है, जाना क्या होता है, जाना हमारी एक क्रिया है। लेकिन यहाँ पर एक नई चीज़ हमने इंट्रोड्यूस की है, टू स्कूल, जो कि ऑब्जेक्ट कहलाता है। देखिए अभी मैंने आपको बताया जो क्रिया होती है उसका प्रभाव किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान पर पड़ता है, या किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के रिस्पेक्ट में कोई क्रिया होती है, तो उस व्यक्ति, वस्तु या स्थान को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। पहले हमने देखा कि रोहन यानी हमारे सब्जेक्ट के बाद जो कुछ बचता है वो हम प्रेडिकेट कहते हैं। अब उस प्रेडिकेट को भी हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि वर्ब और ऑब्जेक्ट उसी सेंटेंस में होगा जिस सेंटेंस में वर्ब होगी। मतलब जैसे सुधा इज माई यंगर सिस्टर, इसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इस सेंटेंस में रोहन इज गोइंग टू स्कूल में वर्ब और ऑब्जेक्ट है। आइए और अच्छे से समझते हैं। अंकल सेंट अ पैकेज टू मी। अब यहाँ पर सेंट अ पैकेज टू मी, मुझे एक पैकेज भेजा, लेकिन अगर ये पूछा जाए कौन भेजा पैकेज, तो क्या आंसर आएगा, अंकल ने भेजा पैकेज, तो अंकल हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके सेंट यानी भेजना, भेजना क्या होती है, हमारी क्रिया होती है, और क्रिया के बाद जो कुछ भी बच गया वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि उस ऑब्जेक्ट पर क्रिया का प्रभाव पड़ना चाहिए, और वो हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, एनी पर्सन, प्लेस और थिंग होगा। रिसीवर ऑफ द एक्शन इज नोन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। जो एक्शन होगा वो जिस पर होगा, भेजा, किसे भेजा, पैकेज भेजा, या क्या भेजा, पैकेज भेजा, जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तो ऐसे सवालों का जो जवाब निकले वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। जैसे रोहन इज गोइंग, लेकिन कहाँ, स्कूल, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अंकल सेंट, क्या भेजा, पैकेज भेजा, तो अ पैकेज टू मी हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जिस किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, मतलब इस सेंटेंस को देखते हैं, रोहन इज गोइंग टू स्कूल। अगर हम टू स्कूल को हटा दें, हम ये समझे कि टू स्कूल यहाँ पर है ही नहीं, अगर ये टू स्कूल यहाँ पर नहीं है तो रोहन इज गोइंग मतलब रोहन जा रहा है। अब इस वाक्य में रोहन जा तो रहा है, लेकिन कहाँ जा रहा है ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। जब किसी भी वाक्य में क्रिया तो हो लेकिन ऑब्जेक्ट ना हो, तो ऐसी क्रिया को, ऐसी ऑब्जेक्ट लेस क्रिया को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और अगर किसी वाक्य में क्रिया के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी दिया है तो ऐसी क्रिया को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब को और डीपली हम लोग वर्ब्स के पार्ट में पढ़ेंगे, जो कि हमारा अगला वीडियो होने वाला है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इन सब को पढ़ेंगे। तब हम और अच्छे से समझ पाएंगे कि फर्दर हम अपने प्रेडिकेट को और किन किन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, या और किन किन चीज़ों से मिल कर के हमारा एक सेंटेंस बनता है। खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं ऑब्जेक्ट्स को समझने के लिए। जैसे डैड इज़ रीडिंग अ स्टोरी बुक। डैड अर्थात पिताजी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, स्टोरी बुक, तो स्टोरी बुक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ग्रैंड माँ दादी माँ इज़ बेकिंग, पका रही हैं, क्या पका रही हैं, एक केक मेरे लिए, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ही हैज़ परचेज्ड, उसने खरीदा, परचेज माने खरीदना, ही हैज़ परचेज्ड क्या, अ न्यू कार, तो न्यू कार हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो भी कुछ ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं इन सब के ऊपर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, मतलब ये जो क्रिया हो रही है उसका रिजल्ट है ये। ठीक है, डैड इज रीडिंग, क्या पढ़ रहे हैं, स्टोरी बुक। नारायण आस्क्ड, क्या पूछा,
टीचर से एक क्वेश्चन पूछा, आई एम राइटिंग, क्या लिख रहा हूँ, अ लेटर टू यू, अंकल टोल्ड, क्या बताया अंकल ने, अंकल टोल्ड मी अ गुड न्यूज़, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एम एस धोनी हिट अ 6 विथ ईज, एम एस धोनी हिट, एम एस धोनी ने मारा, क्या मारा, अ 6 विथ ईज। सो आई होप कि सेंटेंसेस के बारे में, सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है और कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी वो आएगी पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। तो जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमें और अच्छे से समझ आएगा कि सेंटेंसेस में जो एक एक वर्ड होता है उसका क्या मतलब होता है और कैसे उन वर्ड्स को हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। आपसे हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट, प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आपको हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो गाइज हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी बहुत सारी वीडियोस और आने वाली हैं, बहुत कुछ आपको हमारे चैनल से सीखने को मिलेगा। तो अपना प्यार, अपना सहयोग बनाए रखिए। चलते चलते थैंक यू सो मच।